तो फंक्शन शुरू करते हैं अपन। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कैलकुलस का ये बेसिक है, ठीक है। कैलकुलस में अपन को ये चीज़ बहुत डिटेल में आनी चाहिए। डिटेल मतलब इसकी बारीकियाँ पता होनी चाहिए। अच्छा, तो हम शुरू किस चीज़ से कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं कि जो भी हम इक्वेशंस लिखते थे उनको अब हमें ग्राफिकली विजुलाइज करना है, ठीक है। इक्वेशन जैसे बहुत बेसिक ग्राफ तो हमें आते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक के, साइन के, कॉस के, इनको अपन को डिटेल में सीखना है। तो एकदम वन बाय वन डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि डोमेन क्या होता है। तो हेडिंग लिख लो ग्राफ्स, है ना, फंक्शन चैप्टर है और उसमें अपन सबसे पहले ग्राफ समझ रहे हैं। और एक भी चीज़, ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें तो मैं ऑब्वियसली तुमने सुना होगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होंगे। तो जो भी कन्फ्यूजन दिमाग में जनरेट हो तुरंत बताना, तो फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन ऑन द पॉइंट ही दे दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट, डोमेन क्या होता है। तो ये बात हम सबको पता है कि जो हम फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसमें x की जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं वो डोमेन होता है। मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब कि अगर मैं y को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लूँ तो x की वैल्यू वेरी करा के y की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसमें डोमेन x है। तो लेट्स से ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका ग्राफ बनेगा कुछ, चलो ये नहीं, कोई और ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा कुछ। तो इसका डोमेन जो जो x की वैल्यूज ले सकता है वो डोमेन है, और जो जो y की वैल्यूज ले सकता है वो रेंज है। बस इतनी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लिखो इसमें, डोमेन मीन्स सेट कंटेनिंग ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, सेट कंटेनिंग all acceptable values of variable x, ठीक है। तो इसमें एक हम एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। इसका आंसर तुम बता पाओगे, मुझे पक्का विश्वास है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/x-3, ये एक फंक्शन है और वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है। तो बताओ उसमें x, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? एक्सेप्ट 3, है ना। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देंगे अपन, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3। तो ऐसे करली ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब कि 3 हटा, मतलब कि केवल 3 हटाया है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में। तुम्हें बताना है कि उसका डोमेन क्या होगा। जस्ट ग्राफिकल विजुअलाइजेशन देख के बताना है कि उसका डोमेन क्या होगा। तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप से है। ना इक्वेशन क्या है हमें नहीं पता, बस उसका ग्राफ दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू ऐसे ओपन नहीं बना के क्लोज बनाया है, मतलब दो पे वैल्यू डिफाइंड है। अगर ऐसे बना देता लेट से, तो मतलब दो पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती, बट इस केस में ये क्लोज है। तो अब तुम्हें डोमेन बताना है इस फंक्शन का। दो और 5 इंक्लूड होगा क्या? होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 पर डिफाइंड है, 2 पर भी डिफाइंड है। तो x एक्सिस पे जो भी वैल्यू आ सकती है इस फंक्शन के लिए, 2 से लेके 5 तक, वो सब डोमेन है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 से 5, और यहां किस टाइप का ब्रैकेट लगाएं? स्क्वायर वाला, क्योंकि इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर ऐसे लगा देते लाइट से, अगर कुछ ऐसा होता, x बिलोंग्स टू 2 से 5, और 2 ओपन होता और 5 क्लोज होता, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 2 इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। और स्क्वायर का मतलब क्या है? इंक्लूडेड। ये पता है, उस्ताद है हम इन सब चीजों को करने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल,
y वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ कुछ इस टाइप से, ये 0 है और ये 7, ठीक, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। बताओ इसका डोमेन क्या है? तो x बिलोंग्स टू 0 से लेके 7, वेर 0 इज इंक्लूडेड एंड 7 इज नॉट, क्योंकि यहां पर डिफाइन नहीं है। तो कुल मिला के क्या पॉइंट सीख लिया हमने कि ग्राफिकली लिखो इसको, ग्राफिकली डोमेन इज पोर्शन ऑफ x एक्सिस, डोमेन इज पोर्शन ऑफ x एक्सिस which is covered by the graph, which is covered by the graph. Domain is portion of x axis which is covered by graph, which is covered by graph. तो अब फटाफट मैं कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं, उसके डोमेन लिख दो। ना वैल्यूज को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, रेंज भी लिख सकते हैं, वैसे तो हम रेंज भी लिखेंगे इसकी, ये वैल्यूज भी दी हुई हैं क्योंकि एक और एग्जांपल यहाँ बना देता हूँ। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 7। अच्छा 4 पे डिफाइन है कि नहीं फंक्शन? तो देखो 4 पे ये वैल्यू नहीं है, 4 वैल्यू नहीं है, लेकिन 5 है तो डिफाइन तो है, तो 4 भी इंक्लूड होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। 2 से लेके 7 तक सब कुछ है, तो 2 से लेके 7 तक, लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है, तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा रेंज, रेंज क्या होगी इस फंक्शन की कि y एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है? तो देखो 1 आ रही है, 1 से लेके ये 4 है क्या, तो यहाँ पे नहीं है भले ही, लेकिन यहाँ तो है, तो 4 भी आएगी और 5 भी है। हाँ तो फिर फंक्शन नहीं रहता वो। अभी थोड़ी देर बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अगर हमने एक वर्टिकल लाइन खींची और वो 2 जगह इंटरसेक्ट हो गई तो वो फंक्शन नहीं बचेगा।
तो ये फंक्शन इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड। हॉरिजॉन्टल लाइन में दिक्कत नहीं, हॉरिजॉन्टल में 2 जगह कर सकता है, नो प्रॉब्लम। वर्टिकल में अगर 2 जगह इंटरसेक्ट कर दिया तो फंक्शन नहीं रहेगा। तो फंक्शन नहीं रहता, ये फिर रिलेशन हो जाता है ना, एक मतलब ऐसा ग्राफ हो जाता जो फंक्शन नहीं है। तो कोई बात नहीं। तो रेंज क्या होगी इसकी, 1 से लेके 5 तक, दोनों इंक्लूडेड। हाँ भाई दोनों इंक्लूडेड। ठीक है, ये हो गया, मिटा दूं इसे। अब सेकंड पर आ जाओ, इस वाले पर। अब कभी भी देखो यहाँ पे जैसे ऐसे ग्राफ दिया हुआ और कुछ नहीं, ना डॉट दिया है ना गोला बना है, तो इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है वो। ठीक है, तो अगर इसका अपन डोमेन लिखें तो वो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और 3 पे खत्म हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, और माइनस इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड हो ही नहीं सकता। ठीक है, रेंज लिखनी हो अगर इसकी, फिर क्या लिखेंगे, तो 0 से लेके 6 तक। 0 इंक्लूडेड होगा क्या, तो नहीं, क्योंकि ये असिम्प्टोट बन रहा है, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, मतलब कभी टच नहीं करेगा 0 को। तो 0 नॉट इंक्लूडेड और 6 भी नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये सेकंड हो गया। ठीक है, यहां पर एक्स एक्सिस ही दी हुई है, वाई एक्सिस दी नहीं है, तो रेंज तो बता नहीं सकते क्योंकि ये सब वैल्यूज नहीं दी, जस्ट डोमेन बताना है। तो 0 नहीं है, देखो ये तो जस्ट एक्स एक्सिस बनाई है, वाई एक्सिस तो है ही नहीं, तो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, और 2 इंक्लूडेड, माइनस इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड। ये सारी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस इन्फिनिटी से, है ना। वाई थोड़ी देख रहे हैं अपन, वाई तो रेंज के लिए देखते हैं, डोमेन देख रहे हैं यानी कि एक्स एक्सिस देखते हैं। तो पहला हो गया डोमेन। तो डोमेन को तुम ग्राफिकली अब विजुअलाइज कर पाओगे। अब दूसरे पर आ जाते हैं अपन, दैट इज रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो सेकंड लिखो, रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो इसमें लिखो सेट ऑफ ऑल अलाउड वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल अलाउड वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल अलाउड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y, ऑफ वेरिएबल y। ठीक है, एंड ग्राफिकली रेंज इज पोर्शन ऑफ y एक्सिस, ग्राफिकली range is portion of y-axis covered by the graph of the function, covered by graph of the function। तो ये ग्राफ बनाया मैंने, ये भी एसिम्प्टोटिक फंक्शन है, बट ये y इक्वल टू 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, y इक्वल टू कुछ a को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो अब बता दो इसकी रेंज क्या होगी और डोमेन क्या होगा। ठीक है, एक बार में एकदम सटीक आंसर देना है, सोच समझ के। तो बिल्कुल सही जवाब, माइनस इन्फिनिटी से c तक, नॉट इंक्लूडेड, माइनस इन्फिनिटी और सी इंक्लूडेड। ठीक है, और रेंज ए से बी तक, तो ए नॉट इंक्लूडेड और बी इंक्लूडेड, कोई दिक्कत नहीं आपका ना। अच्छा, रूट ऑफ फंक्शन क्या होता है, जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर जाए, या थ्योरेटिकली अगर हम इक्वेशन वाइज देखें जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जैसे इसका कोई बोले रूट बताओ इसका, तो क्या होगा, देयर इज नो रूट। तो थर्ड लिखो, रूट ऑफ फंक्शन।
रूट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो लिख दो इसमें, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज जीरो, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वाई इज जीरो, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज जीरो, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसके रूट निकालने हैं, तो रूट y की वैल्यू होगी या x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जहां पर y जीरो हो जाए, यानी कि ये वाली चीज जीरो हो जाए, उसके लिए x कैलकुलेट करेंगे, रूट आ जाएंगे। तो ये तो बहुत आसान है, तो ये x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि x जीरो और वन। तो जब x की वैल्यू जीरो या वन हो रही है तब फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, इसका मतलब जीरो और वन इसके रूट है, ठीक है। ये सब अपन जानते हैं पहले से। एक और पॉइंट लिख लो इसमें, इफ रूट इज अल्फा, इफ रूट इज अल्फा देन एट x इज इक्वल्स टू अल्फा y इज इक्वल्स टू जीरो। अगर रूट अल्फा है तो अल्फा वैल्यू x की रखेंगे तो फंक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे कोऑर्डिनेट के टर्म्स में ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि जो ग्राफ है वो अल्फा कॉमा जीरो से पास करेगा। ये बात समझ में आ रही है, सीधी सी बात है, क्योंकि अल्फा जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू जीरो, तो ये अल्फा कॉमा जीरो यानी कि x एक्सिस पे टच करेगा x इक्वल टू अल्फा पे। तो लिख दो इसको, रूट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ x एक्सिस, रूट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ x एक्सिस, रूट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ x एक्सिस। इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट है 3,0। तो क्या है भाई इसका रूट, x इक्वल टू 3, तो ये रूट इज x इक्वल टू 3, as simple as it is। एक और एग्जांपल, रूट के लिए y एक्सिस से तो मतलब ही नहीं है, तो y एक्सिस बना ही नहीं रहे हम। एक इस एग्जांपल 2,0 3,4 4,0, let's say this is 5, -1, this is 5,0, this is 6,0, this is 5.5, 5। बताओ रूट क्या है इसके, इस ग्राफ के, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 4 5 6, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये क्यों बताया गया एग्जांपल, क्योंकि कभी कभी ऐसे दिमाग में आ जाता है कि स्लोप जीरो तो वो रूट, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे स्लोप जीरो है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो वैल्यूज कहाँ कहाँ आएंगी, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 5 पे, x इज इक्वल टू 5.5 पे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। कोई कहे dy बाई dx इज जीरो, तो इस इक्वेशन के क्या रूट होंगे इस फंक्शन के लिए, तो इसके रूट होंगे x इक्वल टू 3, 5 एंड 5.5। तो इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ रूट्स पूछ ले कोई कि किसी इक्वेशन कितने नंबर ऑफ रूट्स है, मतलब कि दूसरे शब्दों में ग्राफिकली ये पूछ रहा है वो कि भाई x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ठीक है।
तो जैसे सवाल अगर हमारे सामने ऐसा आए, इक्वेशन दी हो, बोला नंबर ऑफ रूट्स बता दो इसके, तो इसका मतलब हम ग्राफिकली सोचेंगे उसे, अगर सोच पा रहे होंगे तो, और फिर देखेंगे कि भाई कितनी जगह एक्स एक्सेस को कट कर रहा है वो ग्राफ। ठीक है, अब फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो जो फर्स्ट इंट्यूशन इस वर्ड को पढ़ के हो रहा है वही इसका मतलब होता है। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वाली वैल्यू, और मिनिमम यानी कि सबसे कम वाली वैल्यू। अच्छा, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा क्या होता था, है ना? तो अगर ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज्ड नहीं है और मैक्सिमा और मिनिमा वाली टर्मिनोलॉजी यूज्ड है अगर, तो हम पहले पूछेंगे कि भाई लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे हो या ग्लोबल मैक्सिमा की। तो अगर लोकल मैक्सिमा है तो बहुत सारे हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। और अगर ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा है तो इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही होता है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा एक ही होगा और ग्लोबल मिनिमा भी एक ही होगा। या दूसरे शब्दों में मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगी फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू भी एक ही होगी। ठीक, तो जैसे अभी लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा को अपन डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट मैक्सिमम और मिनिमम को समझो। तो एक एग्जांपल है, बस तुम्हें ये बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की ग्राफिकली। इस टाइप का फंक्शन है, ये वैल्यू है -2, ये 0 और ये 4। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अगर कोई बोले डोमेन क्या है फंक्शन का, तो क्या होगा? डोमेन के लिए ये दिया होना चाहिए, लेट से ये 1 है और ये 5 है। तो डोमेन क्या हो गया? 1 से लेके 5, बोथ इंक्लूडेड, क्योंकि क्लोज्ड है दोनों। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो हम ऐसे लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 4 और मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -2। कोई दिक्कत नहीं है, रेंज लिखनी पड़े तो -2 से 4, क्योंकि ये एकदम कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये डॉटेड लाइन बनाई है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? कि ये अप्रोच कर रहा है उसको, है ना? जो भी वैल्यू है यहाँ पर उसको ग्राफ अप्रोच कर रहा है। तो दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज -2। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द ग्राफ इज अप्रोचिंग दैट लाइन। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द ग्राफ इज अप्रोचिंग दैट लाइन। तो अब जरा बताओ यहाँ पर डोमेन क्या है? डोमेन 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 के लिए क्या देखना है हमें? एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके 4, तो 0 से लेके 4, है ना? ठीक है भाई। अच्छा, मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की? मिनिमम वैल्यू ऑफ y -2, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो अब मैक्सिमम वैल्यू तो देखो इन्फिनिटी की तरफ है, तो क्या लिख दें उसको? इन्फिनिटी लिख दो। इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहां पर क्या लिखना चाहिए हमें? डज नॉट एग्जिस्ट। रूट क्या है इसके? रूट, तो रूट में जस्ट x की वैल्यू लिखनी है, तो x इक्वल्स टू 3 इज द
रूट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आई अपने सामने जिसमें दिमाग के न्यूरॉन्स को हमें ज्यादा खर्च करना पड़ रहा। ये बस रियलाइजेशन पॉइंट्स हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर फंक्शन में अगर रेंज ऑफ फंक्शन, चलो एक क्वेश्चन लिख लो, चलो लिखो, फाइंड एफ मैक्स एंड एफ मिनिमम, फाइंड एफ मैक्स एंड एफ मिनिमम इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज लेट्स से -5 से 7 वेयर -5 इज इंक्लूडेड एंड 7 इज नॉट। ये रेंज ऐसा दिया हुआ है कि कोई रैंडम फंक्शन है, ये नहीं कोई दूसरा फंक्शन है, उसकी रेंज -5 से 7 है, तो मैक्सिमम बता दो और मिनिमम बता दो। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता दो। तो यहाँ पे एक नई चीज सीखने मिलेगी हमें। तो जो इंक्लूडेड है वो तो फंक्शन वैल्यू ले रहा है, तो -5 ले रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं -5, लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू तो ले रहा है -5, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू 7 ले रहा है क्या? नहीं ले रहा, 7 को अप्रोच कर रहा है, तो अब लिमिट मैक्सिमम वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 7 बट इट इज नॉट 7। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या लिमिटिंग टर्म्स में लिखेंगे इट इज अप्रोचिंग टू 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट से ना, देखो -5 से 7 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। अरे भूल गए क्या? समझ? तो इसका ये मतलब क्या है, क्या हाईलाइट कर रहा है ये एग्जांपल, कि जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी पे पहुंच रही हो तभी डज नॉट एग्जिस्ट है मैक्सिमम वैल्यू, कुछ नंबर पे भी आ सकती है। ठीक है, एक टर्म होता है, नेक्स्ट टर्म इज असिम्प्टोट। सुना है ये वर्ड? तो अभी जो हमने डॉटेड लाइन बनाई थी, ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन बनाया था, ये डॉटेड लाइन थी, तो ये असिम्प्टोट थी, इस लाइन को अप्रोच कर रहा था ये, तो दिस वाज लाइक x इक्वल्स टू 3 आई थिंक, तो x इक्वल टू 3 वाज असिम्प्टोट। y एक्सिस पे भी हो सकती है असिम्प्टोट, लेट्स से ऐसा कोई ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेट्स से, तो ये x इक्वल टू 0 असिम्प्टोट। अच्छा ये मैं गलत बोल दिया, दिस इज, हाँ सॉरी, x इक्वल टू 0 सही बोला, x इक्वल टू 3 सही बोला है ना, तो y इक्वल्स टू 0 इज असिम्प्टोट है। तो लिखो इसमें, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इफ एग्जिस्ट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इफ एग्जिस्ट towards which graph of the function approaches indefinitely, graph of the function approaches indefinitely। एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है y वर्सेस x कुछ ऐसा है, तो ये x इक्वल टू y इक्वल टू 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जो लाइन ये वाली है y इक्वल टू 0, ये असिम्प्टोट है, तो y इक्वल टू 0 इज द असिम्प्टोट फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दिस इज द असिम्प्टोट। एक और बता देते फटाफट। तो अब ये x एक्सिस को अप्रोच नहीं कर रहा है, लेट्स से ये y इक्वल्स टू 3 को अप्रोच कर रहा है, तो y इक्वल टू 3 असिम्प्टोट हो गई इधर पे। ठीक है, अच्छा एक और असिम्प्टोट है, तो वो y एक्सिस को अप्रोच कर रहा है उस तरफ से, तो 2 असिम्प्टोट है यहाँ पर, एक ये और एक ये। तो देखो इसमें, फॉर दिस ग्राफ
for this graph there are two asymptotes. One is y equal to 3 and x equal to 0. One is y equal to 3 and the other is x equal to 0. अच्छा, फटाफट इसका डोमेन भी लिख लेते हैं. इस ग्राफ का डोमेन बता दो. तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक दोनों नॉट इंक्लूडेड. ठीक है. रेंज 3 नॉट इंक्लूडेड से इन्फिनिटी, दोनों नॉट इंक्लूडेड. रूट है नहीं, एक्स एक्सिस कट ही नहीं कर रहा है ना, तो रूट इज नन, नो रूट. रूट इज नो रूट. एक और एग्जांपल. ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है. ठीक है. बनाते जाओ साथ में बनाते जाओ. बताओ इसका डोमेन क्या हुआ. एक बार में सटीक आंसर चाहिए. माइनस इन्फिनिटी से 4 इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड. रेंज क्या होगी इस फंक्शन की. तो रेंज मतलब y एक्सिस पे क्या आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है. तो माइनस इन्फिनिटी से 4 नहीं 0 नॉट इंक्लूडेड. तो माइनस इन्फिनिटी से 0. रूट क्या है, x इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 4 पे वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन 0 हो ही नहीं रहा, तो नन, देयर इज नो रूट. ठीक है. अच्छा, अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो फंक्शन की. मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट. नवीन पक्का. एफ मिनिमम ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. एसिम्प्टोट अब कोई पर्टिकुलर वैल्यू को तो वो अप्रोच नहीं कर रहा, वो तो बहुत सारी वैल्यूज बढ़ती जा रही है नेगेटिव में. तो एसिम्प्टोट भी नहीं है यहाँ पे. नो, नन एसिम्प्टोट. नेक्स्ट एग्जांपल. ये ग्राफ है. ठीक है. और इस ग्राफ की खासियत ये है कि ये इसको अप्रोच कर रहा है. ठीक है. थोड़ा सा इस लाइन को अप्रोच कर रहे हैं, और यहां पर जो वैल्यू है, दिस इज फॉर x इज इक्वल्स टू 2, y इज 5. ये ऑफ कोर्स ओरिजिन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. अब बताओ सारी चीजें. डोमेन ऑफ फंक्शन 0 से लेके इन्फिनिटी, दोनों नॉट इंक्लूडेड. रेंज ऑफ फंक्शन 5 से इन्फिनिटी. सही बोल रहे हो, बस ऑर्डर 5 से इन्फिनिटी. हाँ हाँ. नहीं तो एक पर्टिकुलर x के लिए तो एक ही y डिफाइन है. तो जैसे ये फंक्शन है कि नहीं, ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आएगा. तो एक तलवार लो, y एक्सिस के मारो, y एक्सिस के पैरेलल. तो अगर एक ही जगह कट कर रहा है तो फंक्शन है, दो जगह कट कर रहा है तो नहीं है. तो y एक्सिस के पैरेलल मार रहे हो तो एक ही जगह कट कर रहा है. x एक्सिस के पैरेलल चलेगा, दो जगह भी चलेगा, 3 भी चलेगा. y एक्सिस के पैरेलल मार रहे हो तो फिर एक ही जगह कट करना चाहिए. तो रेंज क्या हो जाएगी, 5 से लेके इन्फिनिटी. 5 इंक्लूडेड
और इन्फिनिटी नॉन इंक्लूडेड। मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की? 5 बिल्कुल है ना, डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। एसिम्पटोट है क्या? एसिम्पटोट है क्या? तो बिल्कुल है, ठीक ना। लेकिन पता होना चाहिए कि लाइक से ये इसको बोल देते हैं अपन y इज इक्वल टू एक्स है, ये लाइन 45 डिग्री स्लोप है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। हो सकता है क्या वैसे ये 5,5 इधर लाइन लाई करें? हाँ हो सकता है, ठीक। तो मतलब मैं सोच रहा था कि ऐसे ना कट जाए, तो ठीक है। तो एसिम्पटोट है इसकी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो y इज इक्वल टू एक्स को अप्रोच कर रहा है। तो एसिम्पटोट इज y इज इक्वल टू एक्स। और क्या बचा? रूट ना, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। अच्छा एक एसिम्पटोट एक और है, देखो इसको भी तो अप्रोच कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 0। दो एसिम्पटोट्स हैं यहाँ पर। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन बाउंड है कि नहीं, ये कैसे पता चले, ठीक है। तो लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट। एसिम्पटोट शायद 5th पॉइंट था, ये 6th पॉइंट होगा। तो लिखो बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन बाउंड है कि नहीं ये हमें बताना है। तो लिख दो इसमें, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड बाउंडेड। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is called bounded if there exist a number m such that there exist a number m such that f of x की वैल्यू है ना, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ f of x is less than or equals to m, ठीक है, for all x belonging to the domain of function। इसका मतलब समझते हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसका मतलब समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका रेंज है -1 से लेके 50,000 बोथ इंक्लूडेड। तो क्या ये बाउंडेड है? तो उस डेफिनेशन को आगे समझते हैं कि भाई कोई ऐसा नंबर है जिससे उसका मैग्नीट्यूड कम हो। तो अगर f ऑफ x का मैग्नीट्यूड देखें, ठीक है, रेंज कहां से कहां तक है? -1 से लेके 50,000 तक। तो रेंज के लिए मतलब कि y पे क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, इसका मतलब -1 से लेके 50,000 तक, यानी कि ये वैल्यूज ले रहा है। अच्छा, उसका मॉड करना है हमें। मॉड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि -1 से 0 तक का मॉड करेंगे अगर, तो वो 0 से 1 आ जाएगा। इसका मतलब f ऑफ x का मॉड कहां से कहां तक है? 0 से लेके 50,000 तक। तो 0 से लेके 50,000 तक। तो क्या ये एक ऐसी वैल्यू से कम है? बाउंड है, मतलब कम है उससे? तो बिल्कुल कम है, 50,000 से कम। तो ये फंक्शन बाउंड है ना। बाउंड मतलब कि इन्फिनिटी की तरफ तो नहीं जा रहा, -इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा, कुछ लिमिटेशन है, कहीं रुका हुआ है फंक्शन, तो बाउंड है फंक्शन। इतनी बात समझ में आ रही? बस हाँ। तो यही मतलब सेम चीज को कहने का एक मैथमेटिकल तरीका। नंबर किससे कम? तो अब किससे कम है वो नंबर? ये 0 से लेके 50,000 तक आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब 50,000 से हमेशा कम है ये। तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जिससे हमेशा कम है उसका मैग्नीट्यूड,
यानी कि फंक्शन बाउंड है। आ रही बात समझ में? एक आध एग्जांपल और करेंगे तो और अच्छे समझ में आए। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है वो, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। बाउंडेडनेस कभी कोई नहीं पूछेगा कि बाउंड है कि नहीं फंक्शन, तो ऐसी दिमाग में एक पिक्चर बनाने के लिए। तो लेट्स से एक फंक्शन है जिसकी रेंज है -∞ से लेके 3, where 3 इज इंक्लूडेड एंड -∞ इज नॉट। तो अब सोचते हैं जरा इसको सेम तरीके से कि भाई सबसे पहले इस रेंज को y एक्सिस पे प्लॉट कर लो। तो जो प्लॉट होगी वो -∞, यानी कि नीचे वाली एक्सिस तो पूरी आ गई y की और 3 तक आ गया यहाँ पर। लेकिन हमें किससे मतलब है? हमें उसके मॉड से मतलब है। तो जब इसका मॉड करेंगे तो ये तो पलट के ऊपर चला जाएगा। तो क्या अब कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जिससे इसकी वैल्यू कम हो जाए? नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिटी है। तो दिस इज अनबाउंडेड। अच्छा, अनबाउंडेड क्यों है ये? क्योंकि कैद नहीं है ये किसी वैल्यू में, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कैद नहीं है ये एक तरफ जा रहा है, जाते ही जा रहा है। अच्छा, अगर इसको टेक्निकली देखें कि लोअर बाउंड नहीं है इसका, लेकिन अपर बाउंड है ना। अनबाउंडेड के लिए दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब अनबाउंडेड के लिए कोई एक भी नहीं बाउंड होगा तो भी अनबाउंड होगा, लेकिन यहाँ पे अपर बाउंड है लेकिन लोअर बाउंड नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज अनबाउंडेड वैसे तो, लेकिन अगर कोई पूछे हमसे कि इसका कोई लोअर बाउंड है क्या, तो लोअर बाउंड नहीं है इसका, क्योंकि वो -∞ की तरफ है। तो लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। और कोई पूछे अपर बाउंड है क्या, तो बिल्कुल है, 3 की वैल्यू के उस पे है ये, इंक्लूडेड नहीं होता तो फिर भी डज नॉट एग्जिस्ट बोलते। हाँ, दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इनफैक्ट बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला तुमने, तो नोट ही कर लेते। कि रेंज ऑफ फंक्शन अगर -∞ से 3 दिया हुआ है तो ऑफ कोर्स ये अनबाउंडेड होगा, क्योंकि एक तरफ से अनबाउंडेड है। तो लोअर बाउंड भी डज नॉट एग्जिस्ट और अपर बाउंड भी डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक मिनट जरा डेफिनेशन से अपन ऐसा चेक करें, एफ ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दैट वैल्यू होनी चाहिए। तो बाय डेफिनेशन लेस देन इक्वल टू 3 तो है ही हमेशा। तो अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसको करेक्ट करो। अपर बाउंड है इसका जो कि 3 है, उससे कम है ना, उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम ही है, तो एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब यहाँ पे जस्ट बाउंडेडनेस देख रहे हैं अपन कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं है फंक्शन की अनबाउंड जा रहा है, तो इसको बाय डेफिनेशन ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन एक और फंक्शन की तरफ। मतलब कुल मिला के अब बाउंडेड और अनबाउंडेड को ऐसे देखना है कि अगर तुम अपने हाथ से उसको बाउंड कर पा रहे हो तो बाउंड है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो अनबाउंडेड है, बस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो फटाफट 2-3 एग्जाम्पल और। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4। बताओ बाउंड है कि नहीं है? दोनों ही ऐसे हैं। बाउंडेड है, ठीक है। अच्छा, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल है। लेट्स से इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू -2 है, तो ये अपर बाउंड है और ये लोअर बाउंड है। अच्छा, इसको एक मिनट, इस एग्जांपल को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर अपन अपर बाउंड टेंडिंग टू 3 बोलेंगे, 3 नहीं बोलेंगे,
इट इज टेंडिंग टू 3, इट इज लिमिटिंग टू 3. और फंक्शन अनबाउंडेड है या बाउंडेड है? तो बाउंडेड है. बस सॉरी, ये तो अनबाउंडेड है क्योंकि एक तरफ से तो खुला हुआ है. लेकिन अगर कोई बोले अपर बाउंड मतलब अपर बाउंडेड है क्या? अपर बाउंडेड है क्योंकि वो 3 से ऊपर नहीं बढ़ रहा. लेकिन एग्जैक्टली अपर बाउंड वैल्यू 3 नहीं कहेंगे अपन, लिमिटिंग टू 3 कहेंगे. ठीक है. इसका बता दो. ये 2 है, बताओ. तो ये बाउंडेड है कि नहीं? नहीं, अनबाउंडेड है ना, क्योंकि लोअर बाउंड है. हाँ ठीक, लिखो ही मतलब ये फालतू की बात. बताओ ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? ये बाउंडेड है. बाउंडेड है क्योंकि तुम उंगली से पकड़ सकते हो वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट्स जिसके अंदर आ रहा है हमेशा. लेकिन अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम बोलेंगे नहीं कि क्या है क्योंकि वो अप्रोच हो रहा है. तो दिस इज बाउंडेड. ठीक है, बट अपर बाउंड और लोअर बाउंड नॉट टेकन, दे आर अप्रोचिंग. कोई कहे अपर बाउंड इज टेंडिंग टू 4, लोअर बाउंड is tending to 0 and this is approaching from 3 की साइड से ना, तो from left hand side and 0 is approaching from right hand side. अब आया अपन नेक्स्ट पॉइंट पर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाउंडेडनेस वाले पे क्रॉस लगा दो, बिल्कुल मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का. लेकिन इसको पढ़ना है अपन को कि व्हाट आर पीरियोडिक फंक्शंस. पीरियोडिक फंक्शंस. तो बताओ जरा तुम्हारा इंट्यूटिव थॉट क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होंगे? जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. ठीक है, अगर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है फिर तो रिपीटिंग होंगे ही नहीं. हो किस टर्म्स में नापें कि रिपीटिंग है कि नहीं? तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, अब टाइम तो है नहीं, यहाँ तो y और x है. तो मतलब अगर y की वैल्यू फिक्स्ड इंटरवल ऑफ x में रिपीट हो रही है तो वो पीरियोडिक फंक्शन है. ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल, लेट्स से ये एक यूनिट है, 0 से लेके मैंने 2 तक बना दी एक ऐसी यूनिट. अब ये यूनिट रिपीट हो रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी कि 2 से 4 में भी ऐसा, फिर 4 से 6 में भी ऐसा, और फिर एंड सो ऑन, और इस तरफ भी ऐसा ऐसा ऐसा. तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है. क्यों? क्योंकि ग्राफिकली एक यूनिट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम नहीं कहना चाहिए, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ एक्स में रिपीट हो रही है, और वो फिक्स्ड इंटरवल क्या है? 0 से लेके 2. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है पीरियोडिक फंक्शन का. अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन का हम पीरियड डिफाइन करते हैं. टाइम पीरियड तो नहीं बोलेंगे उसे क्योंकि टाइम थोड़ी एक्सेस है, 10 पीरियड बोलेंगे. तो इस पर्टिकुलर केस में पीरियड क्या होगा? 2. मतलब हर 2 एक्स काउंट हो रहा है तो बढ़ता जा रहा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 एंड सो ऑन. तो पीरियड क्या बोलेंगे यहाँ पर? 2 यूनिट्स में चेंज होता जा रहा है. ये जो मैंने एग्जांपल बनाया है ये क्या पीरियोडिक फंक्शन है? नहीं. क्यों? क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं हो रही. एक यूनिट ये और ये यूनिट सेम नहीं है. ठीक है, तो दिस इज नॉट पीरियोडिक.
बताओ ये ऐसे है, बताओ ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, आराम से सोच के। सर अपन ने ऐसे करी थी y की वैल्यू x प्लस b होगी, हाँ नहीं होती यहाँ पर y की वैल्यू। नहीं एकदम, अब तुमने सोल पकड़ लिया इसका। तो लेट्स से चलो अगर मान लो दिमाग बोल रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन है, तो अपन डेफिनेशन पे स्टिक करते हैं कि चलो एक ये अपनी प्राइमरी यूनिट है। तो लेट्स से ये 0 से 2 के लिए ये सब बराबर है, ये 4 होगा और 6 होगा। तो 0 से 2 में y की कुछ वैल्यू आ रही है ये, और 2 से 4 में क्या y की वही वैल्यू आ रही है? नहीं। तो दिस इज नॉन पीरियोडिक। अरे ये बात समझ में। अच्छा, मैथमेटिकली अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड 5 है, चलो कुछ चलो 5 है लेट्स से, या कुछ कांस्टेंट p है, तो फॉर पीरियोडिक फंक्शन ये लिख लो, फॉर पीरियोडिक फंक्शन f of x is equals to f of x plus p is equals to f of x plus 2p is equals to f of x plus 3p, माइनस भी हो सकता है, यानी कि is equals to f plus np where n is a integer. तो फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन f of x plus np is equals to that। क्या इस बात को फील कर पा रहे हो? तो इसको फील करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ बन रहा है ना, तो ऐसा जो अपने बनाया था ना, वो दोनों एक्सिस का बन रहा है। अच्छा देखो, एक पीरियोडिक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अच्छे से नहीं बना बट समझ जाओ। तो देखो, कोई वैल्यू पकड़ लेते हैं x की, कोई भी एक रैंडम वैल्यू हमने आंखें बंद करके मार्क कर दी ये। तो ये f ऑफ लेट्स से x है, ये वैल्यू जो है ये x है, तो ये f ऑफ x है। अब पीरियड ऐड करेंगे, एक पीरियड ऐड करेंगे तो x कहां पहुंचेगा? x प्लस p पे, तो यहां पे कहीं पे पहुंचेगा। अगर यहां होता तो यहां पहुंचता, यहां पे तो यहां पहुंचेगा। सो दिस इज x प्लस p। x प्लस 2p कहां होगा? x प्लस 2p यहां पर होगा, दिस इज x प्लस 2p। x माइनस p कहां पर होगा? x माइनस p यहां पर होगा, और x माइनस 2p यहां पर होगा। तो अब देखो, x माइनस p पर, x माइनस 2p पर, x पर, x प्लस p पर, x प्लस 2p पर वैल्यू फंक्शन की सेम है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस बात को मैथमेटिकली अपन को याद रखना। तो नीचे माइनस प्लस का है, ये तो n इंटीजर है तो इंटीजर नेगेटिव भी होता है, माइनस। अगर ऐसा नेचुरल नंबर लिखते तो फिर प्लस माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस भी लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कभी कभी पीरियोडिक फंक्शन हम ग्राफिकली एनालाइज करेंगे, कभी विदाउट ग्राफ एनालाइज करेंगे, तो वो डेफिनेशन याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाए कि प्रूव दैट एनी फंक्शन इज पीरियोडिक, तो इस फॉर्म में अगर जमा दिया तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये ग्राफ्स पढ़ने के बाद हमें कुछ बेसिक ग्राफ्स याद रखने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सम बेसिक ग्राफ्स। कुछ एलिमेंट्री ग्राफ्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट है कांस्टेंट ग्राफ या कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट ग्राफ बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है हमेशा तो वो कांस्टेंट है। तो कैसी बनेगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, ऐसी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? सोचो, y की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है x की, फंक्शन की रखनी है, y की कांस्टेंट रखनी है ये, तो y इज इक्वल टू k। इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा, x की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो कुछ ऐसा बनेगा, फिर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या ये फंक्शन होगा?
नहीं होगा, क्योंकि एक तलवार तुमने अगर ऐसी की ऐसी मार दी तो इनफाइनाइट जगह कट कर रही है, बट कांस्टेंट ग्राफ है, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है बट कांस्टेंट ग्राफ है। ठीक है, तो जैसे अगर इसका रेंज लिखना पड़ जाए हमें, रेंज ऑफ फंक्शन, तो क्या होगा? आराम से सोचो, रेंज रेंज सिर्फ एक पॉइंट होगा कि क्योंकि क्या क्या y की वैल्यूज ले रही है, केवल के, तो जस्ट के। डोमेन, डोमेन तो सब कुछ यहां पर, वैसे तो ये फंक्शन नहीं है लेकिन डोमेन ऑफ दिस ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट के, और रेंज ऑफ दिस ग्राफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर्स। हाँ, क्या क्या? हाँ, वैसे ये फंक्शन नहीं है क्योंकि, लेकिन अगर ऐसे को पूछ बैठे कि बताओ रेंज क्या है और डोमेन क्या है इस ग्राफ की, ये बता देंगे। ठीक है, तो क्या ये लीनियर टाइप का फंक्शन है? क्या लीनियर है? तो ये लीनियर है क्योंकि सीधी लाइन खींच रही है। सेकेंड लिखो, लीनियर फंक्शन। वैसे ये भी लीनियर था बट एक जनरल लीनियर फंक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का, तो वो लीनियर फंक्शन होता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। और उसका ग्राफ कैसा बनेगा? डिपेंडिंग अपॉन a क्या है और b क्या है, उसका ग्राफ बन जाएगा। a क्या होता है? स्लोप, और b क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो लेट्स से अगर ये ग्राफ है इसका, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है, दिस लेंथ इज, दिस पॉइंट इज b, y में ये b है, और अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज a, स्लोप। अच्छा, अगर हमें पता करना है कि ये लेट्स से a पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या ये पॉइंट निकाल सकते हैं अपन? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर a पॉइंट, मतलब क्वेश्चन ये है कि a पॉइंट निकालना है, रूट निकालना है इसका, तो निकाल सकते हैं। कैसे? y को 0 रख दो, तो y को अगर 0 रख दिया, x क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई वो स्लोप नहीं होता। स्लोप तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप तो ये जस्ट a होता है, और ये y इंटरसेप्ट। तो माइनस बी बाई ए कॉमा 0, तो रूट इसका ये दिख रहा है अपन को, x इक्वल टू माइनस बी बाई। और अगर ये पॉइंट b है तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। यहां पर x 0 है और y क्या है? y b, तो b के भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए a की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पक्की बात? क्योंकि एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव स्लोप। अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर ढलान नीचे हो जाएगी। So for this particular case, after seeing this graph, we can say a is greater than 0. ठीक है, because theta is acute. तो अब सारे केसेस लिख लेते हैं अपन। f of x लेट से ax plus b है, ठीक है। So we'll write case 1 when a is positive and b is positive, a भी positive और b भी positive, तो ग्राफ बना दो। ठीक है, उसके बाद केस 2, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो ग्राफ बना दो।
केस 3 A negative B positive and case 4 A negative and B भी negative। तो इन चारों केसेस के लिए ग्राफ बना दो। तो A पॉजिटिव यानी कि स्लोप पॉजिटिव है और B पॉजिटिव यानी कि Y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी Y इंटरसेप्ट इधर नहीं हो सकता, इधर ही रहेगा। ऐसी कुछ बन जाएगी इसमें A पॉजिटिव B नेगेटिव। B नेगेटिव मतलब इधर कहीं से इंटरसेप्ट करेगा और स्लोप पॉजिटिव है यानी कि ऐसे जाएगा। यहाँ पर A नेगेटिव यानी कि स्लोप अब नीचे उतरता हुआ है, B पॉजिटिव है तो लेट्स से B यहाँ पर कहीं पर और उतरता हुआ स्लोप। यहाँ पर A नेगेटिव B भी नेगेटिव तो B कुछ यहाँ पर और उतरता हुआ स्लोप। अब मैं तुमसे एक अटेंटिवनेस को चेक करने वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स से मेरे पास दो लाइंस हैं, ये लाइन L1 और ये लाइन L2। इसका स्लोप है M1 और इसका स्लोप है M2। ठीक है, तो बताओ M1 बड़ा होगा या M2 बड़ा होगा? M1 will be greater और M2 will be greater। आराम से सोचो। M1 बड़ा होगा, M1 will be greater than M2। अब एक और क्वेश्चन, लेट्स से ये लाइन L3 है और ये लाइन L4 है। L3 का स्लोप है M3 और M4 का स्लोप है M4। L3 का स्लोप M3 और L4 का स्लोप M4। अब बताओ M3 बड़ा होगा या M4 बड़ा होगा? L4 बड़ा होगा। L4 बड़ा होगा, लॉजिक बताओ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तुम बताओ। मेरा है कि tan की वैल्यू नेगेटिव में जाती है, हाँ में जाती है। हाँ लेकिन माइनस के साथ वैल्यू बढ़ती है, बिल्कुल। M4 बड़ा होगा। तो यहाँ पर M4 बड़ा होगा M3 से। अच्छा, कैसे मतलब जस्टिफाई करें? थोड़ा अजीब बच्चों को लगता है कि यार ये तो ज़्यादा स्टीप है, इसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। तो नेगेटिव में ज़्यादा यानी कि वैल्यू कम। ठीक है, तो अगर कोई प्रैक्टिकल वैल्यूज ले लें अपन M1 M2 M3 की, तो लेट्स से M1 है 2, M2 है 1, क्लियरली दिख रहा है ये ज़्यादा स्टीप है, इससे ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड बराबर रखते हुए, मतलब मैग्नीट्यूड उन्हीं का मान लेते हैं बट इनकी लिखेंगे तो M4 की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? -1 और M3 क्या लिखेंगे? -2। कोई ऐसी एग्जांपल ले लिया रैंडम। तो अब देखो -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -1 बड़ा है। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड भले ही इसका ज्यादा है लेकिन स्लोप छोटा है। तो ये बात हमें याद रखनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लो लिख लो।
तो दो ग्राफ देख लिए हमने, एक तो कांस्टेंट फंक्शन वाला ग्राफ और एक लीनियर वाला ग्राफ। कांस्टेंट भी लीनियर ही था, है ना, सास भी कभी बहू थी। अब आ जाते हैं तीसरे टाइप के फंक्शन पर, विच इज, जिसको हम ऑलरेडी बहुत एक्सप्लोर कर चुके हैं हमारी 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो ये किस टाइप का होता है? अगर एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो गया, वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड ए इज नॉट जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो फिर लीनियर ही बन जाएगा। बी और सी जीरो हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, लेकिन ए जीरो नहीं होगा, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए बी और सी क्या बताता है। तो सबसे पहले ए समझते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा? पैराबोला अपवर्ड बनेगा, और अगर ए इज लेस देन जीरो तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला if a is greater than 0 and downward parabola if a is less than 0, if a is negative। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे डिफाइन होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज डिफाइंड एज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव देखने से हम ग्राफ का क्या एनालिसिस करते हैं? तो एक्स नहीं का एक्स एक्सिस को कट कर भी रहा है कि नहीं? तो अगर d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा और दो जगह करेगा, मतलब ऐसा बन सकता है, या डाउनवर्ड पैराबोला है तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए ऐसा बन सकता है। दिस इज फॉर ए ग्रेटर देन 0, दिस इज फॉर ए लेस देन 0। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड इफ d इज लेस देन 0 तो टच नहीं करेगा, या तो ऐसा बन सकता है या तो ऐसा बन सकता है। एंड इफ d इज इक्वल टू 0 तो जस्ट टच करेगा एक्स एक्सिस को, कट नहीं करेगा, जस्ट टच करेगा। तो थर्ड केस इज इफ d इज इक्वल टू 0, तो या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, दिस इज फॉर ए ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज फॉर ए लेस देन 0, एंड हियर दिस इज फॉर ए ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज फॉर ए लेस देन 0। और ये बात समझ में? तो मतलब अगर हमारे पास ए बी और सी का नॉलेज है तो हम ग्राफ बनाने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ट्राई करो। इट इज गिवन दैट y इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सो ड्रॉ द ग्राफ। रूट्स फाइंड करने से पहले ग्राफ बनाओ इसका, बिना रूट फाइंड करें। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। तो क्लियरली डाउनवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, ए इज नेगेटिव, देयरफॉर डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि डी नेगेटिव आ गया। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया? पॉजिटिव आया। बी स्क्वायर इज 25 माइनस 4, ए इज माइनस 3 एंड माइनस 2।
तो दिस इज 25 माइनस 5 और 12 24 1 यानी कि पॉजिटिव, तो यानी कि 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। तो मतलब ग्राफ तो अपन बना देते हैं, ऐसा बनेगा, सॉरी ये नेगेटिव है ना, तो नीचे डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ए और डी से हमें इसकी प्रवृत्ति पता चल जाएगी, इस टाइप का होगा। लेकिन अब क्या रूट्स फाइंड करने हैं, और ये इसका टॉप मोस्ट कहां पर है, ये फाइंड करना है। अच्छा, अगर रूट्स फाइंड कर लिए तो इंट्यूटिवली ये इसका मिड पॉइंट ही होगा। लेट्स से अगर ये x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है, तो ये a प्लस बी बाई 2 ही होगा। ठीक है, तो रूट्स फाइंड करने के लिए श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, ये तो आता ही है हमें। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी दैट इज माइनस 5 प्लस माइनस रूट डी। रूट डी तो निकाल ही लिया, 1 अपॉन 2a 2 इंटू माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन माइनस 6। तो एक रूट हो जाएगा इसका माइनस 5 माइनस 1 बाय माइनस 6, तो दैट इज माइनस 1 बाय माइनस 1, तो यानी कि प्लस 1। एक तो हो गया 1 और दूसरा 2 बाय 3। इसका मतलब 2 बाय 3 कितना होता है 0.66, 1 से कम, यानी कि छोटा वाला ये है, तो ये 2 बाय 3 कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट 1 कॉमा 0, ये वाला पॉइंट 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 2 4 बाय 6, मतलब दिस प्लस दिस बाय 2 कर लेते हैं फटाफट। तो ये 5 बाय 3 बाय 2 यानी कि 5 बाय 6, तो ये 5 बाय 6 कॉमा 0, ये वाला पॉइंट। अच्छा, ये निकालना है तो x ये क्या रख दो 5 बाय 6 से, तो ये निकल आएगा। दिस इज 5 बाय 6 कॉमा y निकालो, 5 बाय 6 रख दो यहाँ पर, हो गया माइनस 3 25 बाय 36 प्लस 5 5 बाय 6 माइनस 2, ये हो गया अपना माइनस 25 बाय 12 प्लस 25 बाय 6 माइनस 2, एलसीएम ले लो 12, माइनस 25 प्लस 50 माइनस 24 पक्का, ठीक है, 1 बाय 12 1 बाय 12, यानी कि ये वैल्यू है 5 बाय 6 कॉमा 1 बाय 12। तो ऐसे अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, पंद्रह मिनट और पढ़ते हैं। तो ए के बारे में समझ लिया, डी के बारे में समझ लिया, अब रूट के बारे में तो पता ही है, तो उसको लिख भी लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज अल्फा बीटा। तो इनकी वैल्यू कैसे निकलती है श्रीधराचार्य से, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। श्रीधराचार्य नहीं लगाना है तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कुल मिला के याद क्या रखना है कि ये प्लेसेस अल्फा बीटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये x इज इक्वल टू अल्फा है और ये x इक्वल टू बीटा है, दैट्स इट। फिर आ जाते हैं अपन पैराबोला के वर्टेक्स पर। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ पैराबोला को करस्पॉन्ड करता है। तो फोर्थ पॉइंट इज उसका वर्टेक्स क्या होगा। ठीक है, तो ये है वही पैराबोला। वर्टेक्स कहाँ होता है इसका, ये जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस पे लाई करे, कहीं भी लाई कर सकता है। तो अभी हमने देखा अल्फा और बीटा के टर्म्स में, ये अल्फा है ये बीटा है, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रख देंगे तो ये वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो लेट्स से इसको वाई कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स बोल देते हैं, वाई बी। तो जरा इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं अपन।
इक्वेशन जो है अपने पास पैराबोला की वो कुछ इस टाइप से है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें x क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो हमारे पास y भी आ जाएगा। तो देखते जाओ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। a अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बाय 4, और यहाँ से b अल्फा प्लस b बीटा बाय 2 प्लस सी। बोर्ड भर गया है, इस तरफ यूज करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा अल्फा नहीं कर होगा क्या इससे पहले ये भी सोचें होगा क्या इससे। तो अगर ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रख दिया अपन ने, तो इसके फैक्टर्स अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो देखना अल्फा को हम लिख सकते हैं, जरा गौर से देखो इसको। अल्फा कैन बी रिटन एज माइनस बी प्लस रूट डी बाई ए, रूट डी बाई 2a, एंड बीटा कैन बी रिटन एज माइनस बी प्लस माइनस, नॉट प्लस माइनस, एक प्लस और एक माइनस करना पड़ता है। तो ये अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, अगर मैं अल्फा और बीटा का सम कर दूं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज ये वाली चीज और ये वाली चीज कट जाएंगी, बाकी ऐड हो जाएंगी सब। इट विल बी, ये बात समझ में आ रही? ये माइनस बी बाई होता है, ये तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब जो अल्फा प्लस बीटा है दैट इज माइनस बी बाई, हमें क्या वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज व्हाट, माइनस बी बाई 2 है। तो इसको अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की तरह याद ना रखते हुए हम याद रख लेते हैं माइनस बी बाई 2 है। ठीक है, और इसमें अब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, अल्फा बीटा ना रखते हुए जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो अब ऑन द फ्लोर आ जाओ, इसको कोई मतलब नहीं था इसका। तो अब देखो, अगर y निकाल रहे हैं हम x को माइनस बी बाई 2 रखते हुए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई 2a प्लस c। ठीक, सो व्हाट्स दैट, ये तो b स्क्वायर बाय 4a हो जाएगा, b स्क्वायर बाय 4a, और a से ये कट जाएगा एक, तो 4a बच गया। फिर क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर बाय 2a और प्लस c। तो देखो इसको यहाँ पे 4a एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac। अब ये कुछ मजेदार सा लग रहा है। तो देखो b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर दैट इज माइनस b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac, तो माइनस कॉमन ले लेते तो ये माइनस 4ac हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4a। अब ये बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, दैट दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेंट, सो दैट इज माइनस d बाय 4। दैट्स व्हाट, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस d बाय 4। ये बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखना है हमें। कैसे याद रखना है, ये बहुत इंट्यूटिव है। अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो x कोऑर्डिनेट होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई 2 माइनस बी बाई ए होता है, तो ये माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें, तो ये माइनस d बाई 4a आ जाएगा। जो अपन ने एनसीईआरटी में पैराबोला पढ़ा था उसमें 0 रहता था, क्योंकि वो वहीं से लिखते थे अपन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखते थे, जस्ट सिंपलेस्ट इक्वेशन। ठीक है, या x y इज इक्वल टू ax 4ax स्क्वायर। लेकिन अब ये जनरल केस है, कहीं भी हो सकता है पैराबोला।
आ गया समझ में? तो ये याद रखना है। तो बॉटम लाइन व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, लेट्स से अगर वर्टेक्स बी है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे -d/2a, -d/4a। ये हमें याद रखना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर।